जय भीम जय मूल निवासी। मैं शैला, MNT न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का चुनावी अभियान अब जोर पकड़ रहा है। बड़े पैमाने पर मिल रहे नागरिकों के समर्थन को देखते हुए बिहार के जाने माने पत्रकार इरशाद उल हक ने वरिष्ठ नागरिक एवं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक को अपना समर्थन दे रहे कार्यकर्ताओं से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मिले बराबर हिस्सेदारी ये अभियान चलाना है, मिले बराबर हिस्सेदारी ये अभियान चलाना है, उम्मीदों की नई रोशनी लाई PPI, मूल निवासी की जुबान पर छाई PPI, उम्मीदों की नई रोशनी लाई PPI, मूल निवासी की जुबान पर छाई PPI, अरे आई PPI, अरे आई PPI। अभी हमारे साथ गंगाधर सिंह हैं मौजूद, हम इनसे बातचीत करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको गंगाधर सिंह जी के बारे में बताऊं, ये बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हुआ करते थे और आज से 24 साल पहले इन्हें रिटायरमेंट मिला और रिटायरमेंट के बाद लगातार बहुजन राजनीति और बहुजन आंदोलन के चिंतन मनन में हैं और इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम इनसे बात करना चाहेंगे लोकसभा चुनाव के बारे में। तो गंगाधर जी, इस बार पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार जो है कटिहार से, उनकी क्या संभावना है यहाँ? उनकी बहुत बड़ी संभावना है जीतने की और इसी आशा से हम लोग इन्हें यहाँ के प्रत्याशी श्री अब्दुल रहमान जी को चुना गया है और आज उम्मीद है कि ये प्रत्याशी कटिहार के लोकसभा सीट से अवश्य ही विजयी होंगे। अच्छा, तो क्या लगता है कि इनके जीतने के बाद PPID का एक उम्मीदवार संसद में जाएगा, तो आपकी इनसे क्या अपेक्षा है, क्या उम्मीदें हैं? इनसे यही उम्मीद है कि वहां जाकर के हम लोग को फूले अम्बेडकरी विचारधारा को प्रचारित करेंगे और उनसे हम लोगों बहुजन में जो विषमता की भावना कुछ व्यक्तियों के द्वारा फैलाया गया है, उसको दूर करने में ये मदद करेंगे। तो हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शैलेश सिंह निषाद हैं। शैलेश सिंह निषाद साहब, आप मुझे ये बताएं कि कटिहार लोकसभा क्षेत्र में क्या संभावनाएं बन रही हैं? यहाँ पे अभी त्रिकोणीय संभावना है। जदयू से जो हमारे दुलाल गोस्वामी हैं वो पहले भाजपा में थे, उसके बाद वो जदयू में आए। दूसरी बात है तारिक अनवर साहब, इनका जो पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद NCP में वो रहे, उसके बाद फिर कांग्रेस में आ गए। तो ये इनका जो उतार चढ़ाव से लोग नाखुश हैं यहाँ के मतदाता। और तीसरे विकल्प के रूप में भाजपा को और कांग्रेस को वोट देते देते थक गए, होना जाना कुछ नहीं है। तो तीसरे विकल्प के रूप में मतदाता लोग ढूंढ रहे थे, हम लोग खोज रहे थे। अंततः हमने अब्दुल रहमान साहब, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, हाँ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, उसका जो विचारधारा, पहले हम ऐसे डायरेक्ट उनके पास नहीं गए, लेकिन हम लोगों ने उनकी विचारधारा को सुना। विचारधारा को सुनने के बाद हम अपने आप में चेंज लाए और समाज को भी हम चेंज करना चाहते हैं। कि आखिर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया को समर्थन क्यों देना चाहते हैं? ऐसी क्या खूबी है जो अन्य पार्टियों में नहीं है? भाजपा हो या कांग्रेस हो, उस समरसता की बात करती है और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया समानता की बात करती है। इधर ये पार्टी तथाकथित भाजपा और कांग्रेस जो है वो मनुस्मृति की बात करती है और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया संविधान की बात करती है। तो हमारे साथ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के संगठन सचिव कुमार रवि जी हैं और ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के जिला प्रवक्ता भी हैं।
हम इनसे बातचीत करेंगे कि लगातार इनकी तैयारी चल रही है और ये भ्रमण कर रहे हैं, लोगों में प्रचार अभियान चला रहे हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया को? जैसे ये लोग हमारे मूल निवासी विचारधारा SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के विषय में चर्चा करते हैं तो लोगों का स्वाभाविक रूप से वो झुकाव मेरे तरफ आ जाती है और उसका जो फीडबैक हमें मिल रही है बहुत ही ज़बरदस्त मिल रहा है। और हमारा जो अभी रणनीति बन रही है उस रणनीति के तहत ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम अवश्य ही जीत रहे हैं। और हमारे साथ अभी संजीव कुमार रजक हैं जो यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काफ़ी सक्रिय हैं। हम इनसे पूछेंगे कि कटिहार लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में आम नागरिकों का एजेंडा क्या है, जनता यहाँ की क्या चाहती है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जो कटिहार लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, पहले तो बाढ़ को लेकर है। बिहार का ये जो क्षेत्र है, कोसी का जो क्षेत्र है, सीमांचल क्षेत्र, अमूमन पूरे भारत में बाढ़ के लिए जाना जाता है। तो जो सबसे पहली समस्या है हमारे ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के, वो बाढ़ को लेकर है। बाढ़ को लेकर आए दिन प्रति साल कई तरह की घोषणाएं होती हैं, राहत कार्य लगाए जाते हैं, परंतु जो ठेकेदारी व्यवस्था है जिसके तहत सरकार के द्वारा तटबंधों का निर्माण होता है या बाढ़ों का निर्माण या पुल पुलिया का जो निर्माण होता है, वो इस तरह से निर्माणाधीन होता है कि वो महज उसकी जो जीवन काल होती है वो 8 महीने की होती है। इस माल बनाया गया, अगले बार आते आते वो ध्वस्त हो चुका है। सीधी सी बात है, वो किसी प्रकार की योजना है उसमें। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से ऐसा होता है? निश्चित रूप से। अच्छा, तो ये आपने पंचायती राज की बात की तो मुझे याद आया कि 2006 में पंचायत राज मंत्रालय ने भारत के 250 ऐसे जिलों का चयन किया था, जिसमें से कटिहार भी एक है, जो भारत के सबसे पिछड़े 250 जिले हैं जी। तो ये एक पिछड़ा इलाका है और लगातार पिछले 68-70 सालों से यहाँ पे जनप्रतिनिधि आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसके बावजूद ये इलाका इतना पिछड़ा है, इसकी क्या वजह है आपको लगती है? देखिए, इसकी जो अमूमन वजह लगती है कि जो नीतियाँ निर्धारित होती है उसमें जन भागीदारिता का अभाव है। तो फिर जैसे यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी बैकवर्ड कम्युनिटी की है, माइनॉरिटी की है और शेड्यूल कास्ट की है, इन लोगों के लिए क्या विकल्प है, क्या रास्ता है? देखिए, कटिहार जो संसदीय क्षेत्र है, अगर आप यहाँ का जनसंख्या के सामाजिक संरचना को देखें तो अमूमन जो 40% जनसंख्या है वो मुस्लिम मूल निवासियों की है, और उसके बाद आएगा तो 35% जनसंख्या जो है वो पिछड़े तबके का है, फिर 4% जो है वो शेड्यूल कास्ट का है और 2.7% वो शेड्यूल ट्राइब का है, और अन्य जो है वो 3 से 4% के आसपास हैं। पे क्या है उस तरह का कुछ है? यहाँ पे अमूमन देखिए, जो संवैधानिक प्रावधान हमारे पास हैं, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने और हमारे अन्य संविधान विशेषज्ञों ने हमें दिया, बहुत ही एक मूल्यवान ग्रंथ था हमारे लिए। और मैं ग्रंथ था कह रहा हूँ क्योंकि उनमें समाज के निचले तबके, मूल निवासी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड समाज एवं कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के साथ साथ जो अन्य समाज भी है, उनके संपूर्ण विकास की अवधारणाएं और प्रोविजन छुपे हुए थे। परंतु आज़ादी से लेकर अब तक संविधान की जो मूल अवधारणाएं थी विकास की, उसके वो अमली जामा नहीं पहनाया गया, उसे व्यवहारिक रूपों में नहीं दिया गया। तो कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र कर सकते हैं जो इन अवधारणाओं पे काम कर रही हो? जी, देखिए, जो एक अभी हाल फिलहाल में जब मैं सड़कों पे और घूम रहा था तो एक नई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में मुझे सुनाई पड़ा, जिसके नाम है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। और एक उत्सुकता जागी, तो उत्सुकता बस जो लोग जुड़े थे, मैंने उनसे उनका मैनिफेस्टो मांगा, और जब उन मैनिफेस्टो को मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि एक विकल्प की जो राजनीति है, हम आज एक जनता के रूप में एक उत्पाद बन के रह गए हैं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं तो आपके ऊपर एक लेवल लगता है कि ये कांग्रेसी है, अगर आप कांग्रेस का विरोध करते हैं तो आपके ऊपर एक लेवल लगता है कि आप बीजेपी के हैं। लेकिन जो चुनावी घोषणा पत्र मैंने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का देखा, उसके तहत मुझे एक विकल्प की राजनीति नजर आई।